सुन लो यूपीएससी के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक का अध्याय 7 भूमि सुधार एक नया दृष्टिकोण। चैप्टर 7 लैंड रिफॉर्म्स अनदर पर्सपेक्टिव। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिहाज से आप कह सकते हैं कॉर्नरस्टोन टॉपिक है। बिल्कुल, ये पारंपरिक भूमि सुधारों मतलब जो आज़ादी के बाद हुए उनसे थोड़ा आगे की बात करता है, एक समकालीन एक कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव देता है। तो श्रोताओं को आज क्या मिलने वाला है? हम भूमि उपयोग के अर्थशास्त्र को समझेंगे, है ना? हाँ, और भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 वाला है उसकी बारीकियों को देखेंगे। आधुनिक भूमि प्रबंधन तकनीकें क्या हैं इस पर बात करेंगे। और सबसे जरूरी, भारत में भूमि सुधारों की जो वास्तविक चुनौतियां हैं, जमीनी हकीकत क्या है, उस पर भी चर्चा होगी। सही कहा, ये विश्लेषण न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा बल्कि भारत की जो विकास गाथा है, जो डेवलपमेंट स्टोरी है, उसे समझने का एक नजरिया भी देगा। और ये सब आपके लिए ला रहा है सुन लो यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन चर्चा को। बिल्कुल तैयार है। तो पहला सेक्शन है 7.1 भूमि सुधार पहलू, लैंड रिफॉर्म्स एस्पेक्ट्स। पहले जरा पारंपरिक सुधारों को याद कर ले, आजादी के बाद वाले। हाँ, देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो फोकस था वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उसे खत्म करना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर आए भूमि हदबंदी कानून मतलब लैंड सीलिंग एक्ट्स कि कोई एक व्यक्ति या परिवार कितनी जमीन रख सकता है, उसकी एक सीमा तय की गई। अच्छा, और काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स? जी, काश्तकारों के अधिकारों को सुरक्षित करना, उन्हें मालिकाना हक दिलाना, ये सब कोशिशें हुई। और जो अतिरिक्त जमीन निकली हदबंदी से, उसका भूमिहीनों में पुनर्वितरण, ये सब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में था। ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुए पारंपरिक सुधार। अब वर्मा जी का नया दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, वर्मा जी आज की स्थिति पे फोकस कर रहे हैं। छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, उनकी आज क्या दशा है? क्या पारंपरिक सुधार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? शायद नहीं। जरूरतें बदल गई हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर आता है मूल मुद्दा, भूमि उपयोग का असंतुलन, लैंड यूज इम्बैलेंस। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, आपने शुरू में बताया था। जी। कृषि, एग्रीकल्चर, भारत की लगभग 60% भूमि इस्तेमाल करता है। सोचिए, 60% लैंड एरिया, लेकिन जीडीपी में योगदान महज 17% के आसपास। हाँ, 17%। अब इसकी तुलना कीजिए उद्योग और सेवा क्षेत्र से, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। वो कितनी जमीन इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम, शायद 11%। बिल्कुल, लगभग 11% भूमि क्षेत्र, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान 80% से ज्यादा, 80% प्लस। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। 60% जमीन से 17% जीडीपी और 11% जमीन से 80% जीडीपी। यही है वो असंतुलन जिसकी बात वर्मा जी कर रहे हैं। बाकी जमीन भी है, जैसे वन क्षेत्र करीब 20%, गैर रिपोर्टेड एरिया लगभग 5% और बाकी पहाड़, नदियां, गैर कृषि उपयोग वाली जमीन करीब 13%। ठीक है, तो इस असंतुलन के आधार पर तर्क क्या बनता है? तर्क ये है कि अगर भारत को भविष्य में विकास करना है, खासकर इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके लिए ज्यादा जमीन चाहिए होगी। मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए। जी। और ये जमीन कहाँ से आएगी? मौजूदा पैटर्न देखें तो कृषि भूमि से ही आ सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कृषि का महत्व कम हो गया? खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? बढ़ती आबादी की जरूरतें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृषि के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन तर्क यह है कि कृषि अब विकास का मुख्य चालक मतलब मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ नहीं बन सकती। अच्छा, तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम कृषि क्षेत्र का एरिया बढ़ाने पर फोकस न करें, बल्कि मौजूदा कृषि भूमि की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दें। टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज, सिंचाई, इन सब से। समझ गया। लेस लैंड, मोर आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली। और साथ ही हमें राजनीतिक रूप से ये स्वीकार करना होगा, वी नीड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस कि देश के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने के लिए शायद कुछ कृषि भूमि को मुक्त करना मतलब डाइवर्ट करना जरूरी हो सकता है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और यहीं से हम अगले सेक्शन पर आते हैं जो इससे जुड़ा है, सेक्शन 7.2 भूमि अधिग्रहण अधिनियम। हाँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट।
इसका पूरा नाम काफी लंबा है, द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। जी, इसे LARR एक्ट 2013 भी कहते हैं। LARR 2013, ये नाम ही इसका उद्देश्य बताता है, उचित मुआवजा, पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन। फेयर कॉम्पेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ये लागू कब हुआ? ये 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 2014। और इसने किस कानून की जगह ली? इसने 1894 के ब्रिटिश कालीन कानून की जगह ली। सोचिए, लगभग 120 साल पुराना कानून। 120 साल? तो इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है समय बदल गया था। बिल्कुल, भारत का औद्योगिकरण बढ़ रहा था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। पुराने कानून में मुआवजा बहुत कम था, प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और पुनर्वास का तो कोई खास प्रावधान ही नहीं था। तो नए कानून की जरूरत महसूस हुई। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या थी? ये पास कैसे हुआ? इसे लोकसभा में 7 सितंबर 2011 को पेश किया गया था। फिर लोकसभा ने इसे 29 अगस्त 2013 को पास किया। अच्छा, लगभग 2 साल बाद। हाँ, फिर राज्यसभा ने इसे 4 सितंबर 2013 को पारित किया और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने इस पर अपनी सहमति 27 सितंबर 2013 को दी। और लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। ठीक है, तो इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक-एक करके समझते हैं। पहला उद्देश्य था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मानवीय हो, सहभागी हो, सूचित और पारदर्शी हो, मतलब ह्यूमन, पार्टिसिपेटरी, इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सहभागी मतलब? इसमें कौन भाग लेगा? इसमें स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों जैसे पंचायतें और ग्राम सभाओं के साथ परामर्श को जरूरी बनाया गया। उनकी सहमति, उनका इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, ताकि लोकल लोगों की आवाज सुनी जाए। दूसरा उद्देश्य, प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और उचित मुआवजा मिले, जस्ट एंड फेयर कॉम्पेंसेशन। उचित मुआवजा मतलब कितना? पुराने कानून से ये कैसे अलग था? पुराने कानून में मुआवजा बाजार मूल्य पर आधारित होता था, जो अक्सर बहुत कम होता था। नए कानून में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तक और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 गुना तक मुआवजे का प्रावधान किया गया। साथ ही जिनकी आजीविका भूमि पर निर्भर थी, उनके लिए भी मुआवजा था। ये तो काफी बड़ा सुधार था। तीसरा उद्देश्य, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रावधान करना। एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट RNR। इसमें किस तरह के प्रावधान थे? मतलब सिर्फ पैसा या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। इसमें आवाज देना, अगर नौकरी गई है तो नौकरी का विकल्प या भत्ता देना, प्रभावित परिवारों के युवाओं के लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करना, ये सब शामिल था। RNR पैकेज काफी व्यापक बनाया गया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और चौथा उद्देश्य? चौथा उद्देश्य था प्रभावित व्यक्तियों को विकास में भागीदार बनाना और ये सुनिश्चित करना कि अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पहले से बेहतर हो, कम ना हो। ये कैसे संभव है? मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें प्रोजेक्ट में शेयर होल्डिंग दी जा सकती है या कोई और तरीका? हाँ, ये एक अहम सवाल है और इसकी व्यावहारिकता पर बहस होती है। कुछ मामलों में शेयर होल्डिंग या वार्षिकी, एन्युइटी का सुझाव दिया गया है। स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रोजेक्ट में ही रोजगार देना भी एक तरीका हो सकता है, पर यह लागू करना चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, कानून बनाना एक बात है, उसे सही मंशा से लागू करना दूसरी बात। ठीक है, तो ये था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। अब आते हैं सेक्शन 7.3 पर, राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति, नेशनल लैंड यूज पॉलिसी। जी, इस पर मूल विचार है भूमि दक्षता या लैंड एफिशिएंसी, क्योंकि भूमि एक सीमित, एक दुर्लभ संसाधन है, स्केर्स रिसोर्स। चाहे वो कृषि हो या कोई और गतिविधि, हमें उसका कुशलता से उपयोग करना होगा। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव यह है कि केंद्र सरकार के स्तर पर एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति बने, नेशनल लैंड यूज पॉलिसी, और फिर उस फ्रेमवर्क के तहत राज्य अपनी अपनी नीतियां बनाएं जो उनकी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हों। इसका तर्क क्या है? ऐसी पॉलिसी क्यों चाहिए? तर्क ये है कि भूमि का बेहतर उपयोग हो सके। विभिन्न उपयोगों जैसे कृषि, उद्योग, आवास, पर्यावरण संरक्षण, इनके बीच एक संतुलन बनाया जा सके, और ये संतुलन दक्षता और उत्पादकता के आधार पर हो। मतलब जो यूज सबसे एफिशिएंट हो, उसे प्राथमिकता मिले।
और वर्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं इस बारे में। हाँ, वो कहते हैं कि ये नीति भूमि अधिग्रहण से पहले बननी चाहिए, बाद में नहीं। दिस पॉलिसी शुड प्रीसीड एक्विजिशन, नॉट फॉलो इट। इसकी मिसाल भी अच्छी दी थी उन्होंने, जैसे फर्नीचर खरीदने से पहले घर का नक्शा बनाना। बिल्कुल सही। पहले आप तय करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, कितनी जगह चाहिए, तभी तो आप सही फर्नीचर लाएंगे। वैसे ही पहले तय हो कि किस जमीन का क्या उपयोग होना है, फिर अधिग्रहण की बात आए। इससे हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट रुकेगा। मेक सेंस। पहले प्लानिंग, फिर एक्शन। अब अगला सेक्शन 7.4, कृषि भूमि का पट्टे पर देना, लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, अभी क्या स्थिति है, जो गैर कृषि भूमि है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, उसे तो आप लीज पर दे सकते हैं, किराए पर उठा सकते हैं। हाँ, जैसे दुकान, मकान, फैक्ट्री की जगह। जी, लेकिन कृषि भूमि के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादातर राज्यों में कानून ये कहता है कि कृषि भूमि या तो खुद खेती करने के लिए है, सेल्फ कल्टीवेशन, या फिर उसे बेचा जा सकता है। उसे लीज पर देने या किराए पर देने की अनुमति आमतौर पर नहीं है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। तो इससे समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि कई किसान जिनके पास जमीन तो है, पर वो शायद बूढ़े हो गए हैं, या शहर में नौकरी करते हैं, या उनके पास खेती के लिए संसाधन नहीं है, वो अपनी पूरी या कुछ जमीन को कानूनी तौर पर किराए पर नहीं दे सकते। तो क्या होता है उस जमीन का? या तो वो जमीन बंजर पड़ी रहती है, अनकल्टिवेटेड, या फिर परिवार का कोई सदस्य जो शायद कुछ और करना चाहता हो, वो मजबूरी में उस जमीन पर फंसा रहता है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। और इससे ग्रामीण शहरी प्रवासन भी रुकता होगा, जो कुशल लोग बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा है जिसके पास गांव में जमीन है, पर वो शहर जाकर इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में काम करना चाहता है, तो वो अपनी जमीन को सुरक्षित तरीके से लीज पर नहीं दे पाता। उसे डर रहता है कि कहीं कब्जा ना हो जाए या कानूनी पछड़े में ना फंस जाए। तो प्रस्तावित समाधान क्या है? सीधा सा है। हाँ, समाधान सीधा है। कृषि भूमि को कानूनी तौर पर पट्टे पर देने की अनुमति दी जाए। अलाउ लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इसके फायदे क्या होंगे? कई फायदे होंगे। पहला, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। जो जमीन खाली पड़ी है उस पर खेती होगी। जो लोग बेहतर खेती कर सकते हैं वो ज्यादा जमीन लेकर कर पाएंगे। दूसरा, कृषि का व्यावसायीकरण होगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी ज्यादातर खेती जीविका चलाने के लिए होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। लीजिंग से ये एक बिजनेस की तरह विकसित हो सकती है। तीसरा फायदा, भूमिहीनों को भूमि तक पहुंच मिलेगी, एक्सेस टू लैंड फॉर द लैंडलेस। जिनके पास जमीन नहीं है वो लीज पर लेकर खेती कर सकते हैं। और चौथा, जो आपने पहले बताया, हाँ, जो शिक्षित या कुशल भूस्वामी हैं उन्हें दूसरे उद्योगों या सेवाओं में जाने की स्वतंत्रता मिलेगी, बिना अपनी जमीन खोने के डर के। लेकिन इसकी सफलता के लिए क्या जरूरी है? क्या शर्तें होनी चाहिए? दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, पट्टों का मतलब लीज एग्रीमेंट्स का और मालिक के टाइटल का अनिवार्य पंजीकरण हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इससे किराएदार और मालिक दोनों के हितों की रक्षा होगी। मतलब किराएदार को ये भरोसा हो कि उसे समय से पहले नहीं हटाया जाएगा, और मालिक को ये विश्वास हो, ये आश्वासन हो कि लंबी अवधि की किराएदारी से उसके मालिकाना हक का नुकसान नहीं होगा। ओनरशिप राइट्स रिमेन सिक्योर। ये भरोसा बहुत जरूरी है। ठीक है। अब वर्मा जी एक और दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या ये लीजिंग का मॉडल बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री के लिए भी एक विकल्प हो सकता है, अधिग्रहण की जगह? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। अगर सरकार या कंपनी जमीन खरीदने के बजाय लंबी अवधि के लिए लीज पर ले ले, इसके संभावित फायदे क्या हो सकते हैं? पहला तो यही कि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे जैसे भारी मुआवजा देना, आरएनआर पैकेज देना, सामाजिक विरोध, इन सब से बचा जा सकता है। हाँ, लागत कम हो सकती है, कैपिटल कॉस्ट कम होगी। बिल्कुल। और शायद परियोजनाओं के लिए भूमि जल्दी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया अक्सर लंबी खिंच जाती है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। जरूर होंगी। जैसे मालिक शायद लंबी अवधि, मान लीजिए 99 साल के लिए लीज पर देने में हिचकिचाएं। लीज रेंट कितना हो, कैसे तय हो, समय के साथ कैसे बढ़े, ये सब मुद्दे होंगे। फिर भी ये एक विकल्प है जिस पर विचार किया जा सकता है। जरूर। तो ये था लीजिंग का मुद्दा। अब सेक्शन 7.5, अनुमानित से निर्णायक टाइटल की ओर बढ़ना, मूविंग फ्रॉम प्रिजम्पटिव टू कंक्लूसिव टाइटल। जी, इसका संदर्भ है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यानी NLRMP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये 2008 में शुरू हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में भी इसका जिक्र था। NLRMP 2008,
इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश भर के भूमि अभिलेखों को, लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और डिजिटल बनाना, कंप्यूटराइज करना। और इसी से जोड़ा है टाइटल का मुद्दा। ये प्रिजम्प्टिव और कंक्लूसिव टाइटल क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी भारत में ज्यादातर जगहों पर जो सिस्टम है वो है प्रिजम्प्टिव टाइटल का। प्रिजम्प्टिव टाइटल इसका मतलब है कि अगर आपके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है तो ये मान लिया जाता है कि आप मालिक हैं, लेकिन ये कानूनी गारंटी नहीं है। मतलब कोई और दावा कर सकता है। हाँ, कोई और व्यक्ति कोर्ट में जाके उस टाइटल को चुनौती दे सकता है। आपकी रजिस्ट्री इस बात का निर्णायक सबूत नहीं है कि जमीन आपकी ही है। ये बस एक अनुमान है, एक प्रिजम्पशन है। जैसे आप कहें, मुझे लगता है ये मेरा है, ये रही रसीद। अच्छा, तो फिर कंक्लूसिव टाइटल क्या है? कंक्लूसिव टाइटल का मतलब है कि अगर जमीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो वही अंतिम कानूनी प्रमाण है। द रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज द लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप। उसे आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार गारंटी देती है उस टाइटल की। जैसे आप कहें ये मेरा है और इस पर अंतिम सरकारी मोहर लगी है, ये फाइनल है। बिल्कुल। एक बार कंक्लूसिव टाइटल मिल गया तो मालिकाना हक पर कोई संदेह नहीं रहता। तो एनएलआरपी का लक्ष्य था प्रिजम्प्टिव से कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम की ओर बढ़ना। जी हाँ, यही लक्ष्य था। इसके फायदे क्या होते हैं कंक्लूसिव टाइटल के? बहुत फायदे हैं। पहला, लेन देन की लागत कम हो जाती। आपको बार बार वकील के पास जाकर टाइटल सर्च करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो जाती। जमीन को लेकर जो इतने सारे मुकदमे चलते हैं उनमें भारी कमी आती। तीसरा, सरकार की भूमिका भी कम हो जाती। अभी सरकार को अक्सर टाइटल साफ करने में मध्यस्थ बनना पड़ता है। कंक्लूसिव टाइटल में ये जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। क्या चुनौतियां हैं इसमें? चुनौतियां बहुत हैं। ये बहुत समय लेने वाला काम है। टाइम कंज्यूमिंग। पूरे देश के लैंड रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, सर्वे करना, आपत्तियों का निपटारा करना। और इसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी। बिल्कुल। भूमि राज्य का विषय है, तो राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और इच्छा शक्ति के बिना यह संभव नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करना होगा, सैटेलाइट इमेजरी, GIS मैपिंग वगैरह। और सबसे जरूरी, इसे एक समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर में पूरा करने की जरूरत है, वरना ये चलता ही रहेगा। सही कहा। अगर ये हो जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। भूमि सौदों में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी। जमीन का उचित मूल्य निर्धारण हो सकेगा, फेयर प्राइसिंग। और एक संगठित भूमि बाजार, ऑर्गेनाइज्ड लैंड मार्केट विकसित हो सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण कदम। इससे जुड़ा ही है अगला सेक्शन 7.6, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जी, ये NLRMP का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस पर अलग से फोकस करना भी जरूरी है। समस्या क्या है? हमारे जो मौजूदा भूमि रिकॉर्ड हैं वो बहुत जटिल हैं। हाँ, पुराने, हाथ से बने हुए, पटवारी के बस्ते में रखे हुए। बिल्कुल। अक्सर मैनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं और इन पर निचले स्तर की जो नौकरशाही है, खासकर राजस्व विभाग के कर्मचारी, उनका भारी नियंत्रण रहता है। और आम ग्रामीण के लिए? आम ग्रामीण के लिए ये रिकॉर्ड्स अक्सर दुर्गम होते हैं, इनएक्सेसिबल। और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। ये भी कहा गया है कि आजादी के बाद भूमि प्रशासन की उपेक्षा हुई है, उसे सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन से जोड़कर देखा गया। हाँ, ये एक बड़ी गलती हुई। भूमि प्रशासन सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये विकास योजना, क्रेडिट एक्सेस, कानूनी सुरक्षा, इन सब के लिए आधार है। अपडेटेड और सही रिकॉर्ड न केवल कृषि बल्कि देश के समग्र विकास के लिए क्रूशल हैं। तो समाधान है कंप्यूटरीकरण, लेकिन वर्मा जी यहाँ एक चेतावनी देते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी चेतावनी है। वो कहते हैं कि कंप्यूटरीकरण से पहले मौजूदा मैनुअल रिकॉर्ड्स का अपडेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। मैनुअल अपडेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर कंप्यूटराइजेशन। क्यों? सीधे कंप्यूटराइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने गलत या अधूरे रिकॉर्ड्स को ही जस का तस कंप्यूटराइज कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। वो डिजिटल गड़बड़ी बन जाएगी। बस पहले रिकॉर्ड्स को जमीन पर जाके सही करना होगा, फिर उसे कंप्यूटर में डालना होगा। बिल्कुल सही। तो इस काम को करने के लिए क्या कोई विशेष संरचना का प्रस्ताव है? हाँ, प्रस्ताव है कि केंद्र में एक राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्राधिकरण NACLR बने, नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और राज्य स्तर पर राज्य प्राधिकरण SACLR बने, स्टेट अथॉरिटीज। NACLR और SACLR और ये मिलकर काम करें। जी, तालमेल से, कोऑर्डिनेशन के साथ और एक निर्धारित समय सीमा में
टाइम बाउंड पीरियड में इस काम को पूरा करे। ऐसे समर्पित निकायों की जरूरत क्यों है? मौजूदा विभाग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मौजूदा भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय हैं, उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। लैंड रिकॉर्ड्स का काम अक्सर कम प्राथमिकता पाता है, इट गेट्स साइडलाइंड। एक डेडिकेटेड बॉडी होगी तो उसका पूरा फोकस इसी काम पर रहेगा। ठीक है, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड जो आसानी से उपलब्ध हों, पारदर्शी हों। एक राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड पोर्टल बन सकता है, और ये आज़ादी के बाद से जो भूमि सुधार अधूरे पड़े हैं उनको आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम होगा। सही है। अब आते हैं सेक्शन 7.7 पर, भूमि और भूमि अधिकारों से परे, बियॉन्ड लैंड एंड लैंड राइट्स। ये थोड़ा फिलोसफिकल लगता है। हाँ, थोड़ा सा। वर्मा जी कहते हैं कि भूमि संबंधी मुद्दे आज भारत में सबसे विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल और जटिल कॉम्प्लेक्स इश्यूज में से हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। तो उनका कहना है कि हमें सिर्फ भूमि को एक अलग थलग, आइसोलेटेड मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अधिकारों की एक निरंतरता, एक कंटिन्यूअम ऑफ राइट्स स्थापित करने की जरूरत है। अधिकारों की निरंतरता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भूमि से जुड़े कई तरह के अधिकार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भूमि तक पहुंच, एक्सेस, उस पर सुधार करने का अधिकार, राइट टू इम्प्रूव, उससे संबंधित कानूनों का पालन और प्रवर्तन, लॉज एंड एनफोर्समेंट, भूमि उपयोग की योजना और प्रबंधन, यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रशासन और सूचना तक पहुंच, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, और भी कई क्रॉस कटिंग मुद्दे। इन सबको एक साथ देखना होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ मालिकाना हक ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल, सुधार, जानकारी, सब कुछ। बिल्कुल। और इस पूरी पहल के लिए मार्गदर्शक मूल्य क्या होने चाहिए? गाइडिंग वैल्यूज वो होने चाहिए गरीब समर्थक, प्रो पुअर, संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, समानता, इक्विटी, न्याय, जस्टिस, और साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। और वर्मा जी एक और महत्वपूर्ण बात उठाते हैं, मानवाधिकारों की। हाँ, वो कहते हैं कि भूमि नीति के विकास में अक्सर मानवाधिकार ढांचे का अभाव होता है। ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क इज ऑफन मिसिंग। हमें समझना होगा कि भूमि केवल एक मानवाधिकार जैसे आवास का अधिकार के लिए संसाधन नहीं है, बल्कि भूमि तक पहुंच होना या न होना ये कई अन्य मानवाधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो उसकी आजीविका, उसके बच्चों की शिक्षा, उसका पोषण सब प्रभावित हो सकता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। भूमि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि जीवन के कई अधिकारों का आधार है। बिल्कुल, लेकिन ये सब बातें कागज पर अच्छी लगती हैं। कार्यान्वयन में क्या दिक्कतें हैं? इम्प्लीमेंटेशन गैप क्यों है? पहला तो यही कि भूमि राज्य का विषय है, तो अलग अलग राज्यों में प्रगति और प्राथमिकता अलग अलग है। कहीं काम तेज है, कहीं बहुत धीमा। दूसरा, निहित स्वार्थ समूह, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, भूमि माफिया और राजनीतिक दलों के बीच की सांठ-गांठ। ये लोग अक्सर सुधारों को बाधित करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था से उन्हें फायदा होता है। सही। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक निर्णायक जोर की, एक डिसाइसिव पुश की और संकल्प की, रेजोल्यूशन की, ताकि राष्ट्रीय हित में और बड़े वर्ग यानी भूमिहीन और गरीबों के लाभ के लिए इन भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। यहाँ थोड़ी निराशा भी झलकती है और एक तरह का आह्वान भी है। हाँ, एक तरह की अर्जेंसी है कि अब और देर नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अंतिम सेक्शन 7.8, भारत में भूमि सुधारों में बाधाएं, हर्डल्स इन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। हमने कुछ की बात तो की, पर यहाँ उन्हें व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। जी, क्यों ये सुधार इतने धीमे रहे हैं या उतने सफल नहीं हुए जितनी उम्मीद थी? वर्मा जी कुछ मुख्य बाधाएं गिनाते हैं। पहली बाधा क्या है? पहली, विश्वसनीय रिकॉर्ड का अभाव, लैक ऑफ रिलायबल रिकॉर्ड्स, जिसकी बात हमने कंप्यूटरीकरण वाले सेक्शन में की थी। रिपोर्टिंग सिस्टम कमजोर है, कोई व्यवस्थित कार्यक्रम समीक्षा नहीं होती कि कितना काम हुआ, कितना बाकी है। मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दूसरी बाधा, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। बजट में इन सुधारों के लिए पर्याप्त पैसा ही आवंटित नहीं किया जाता। क्यों? क्या सरकारें इसे प्राथमिकता नहीं मानती या इच्छा शक्ति की कमी है? शायद दोनों। और भी कई प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं होती हैं सरकारों के सामने। इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ा कारण है। तीसरी बाधा, एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। सुधारों को अलग अलग टुकड़ों में देखा गया, जैसे जमींदारी उन्मूलन अलग, काश्तकारी सुधार अलग, हदबंदी अलग। इनके बीच उचित समन्वय, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था।
जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का इलाज करना, पूरे शरीर को एक साथ देखे बिना। बिल्कुल सही उपमा है। चौथी बाधा, अनुचित कार्यान्वयन, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ज्यादातर राज्यों में इन सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्व प्रशासन पर डाल दी गई। और उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? उनकी प्राथमिकताएं होती हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना, पब्लिक ऑर्डर, और राजस्व संग्रह करना, रेवेन्यू कलेक्शन। भूमि सुधारों पर उनका ध्यान कम रहता है। उन्हें लगता है ये एक अतिरिक्त बोझ है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, सेक्शन 7.6 में। पांचवी बाधा, कानूनी चुनौतियां, लीगल चैलेंजेस। जो कानून बने भी उनमें अक्सर खामियां, लूप होल्स रह गईं, जिनका फायदा उठाकर लोग अदालतों में चले गए और सुधार प्रक्रिया सालों तक अटकी रही। लंबी मुकदमेबाजी, फॉल्टी लॉज। लोग खामियों का फायदा कैसे उठाते हैं? कोई उदाहरण? जैसे हदबंदी कानूनों में लोगों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपने रिश्तेदारों, नौकरों, यहां तक कि काल्पनिक नामों पर ट्रांसफर कर दी। कानूनों में इन सब से बचने के रास्ते छोड़ दिए गए थे। अच्छा। छठी बाधा, नीचे से जागरूकता और दबाव का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रेशर फ्रॉम बिलो। योजना आयोग की एक टास्क फोर्स ने भी ये पाया था कि गरीब किसान और कृषि श्रमिक ज्यादातर निष्क्रिय हैं, असंगठित हैं। मतलब जो लाभार्थी हैं, द इंटेंडेंट बेनिफिशियरीज, वो खुद ही अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे। हाँ, वो एक पहचान योग्य सामाजिक या आर्थिक समूह के रूप में संगठित नहीं है। इसलिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीचे से कोई मजबूत दबाव नहीं बन पाता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? डर या जानकारी की कमी? शायद दोनों ही। बड़े जमींदारों का डर और अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी न होना। सातवीं बाधा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। प्रगतिशील कानून बनाने और उन्हें कुशलता से लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन वो मिलती क्यों नहीं? क्योंकि देश की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक सत्ता संरचना है, उसमें अक्सर शक्तिशाली भूमिधर वर्गों का प्रभाव ज्यादा होता है। वो सुधारों का विरोध करते हैं। ये हमने सेक्शन 7.7 में निहित स्वार्थों की बात करते हुए भी देखा था। और आठवीं यानी आखिरी बाधा, प्रशासन का उदासीन रवैया, एपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। राज्यों के राजस्व विभाग के कर्मचारियों का रवैया अक्सर उदासीन होता है, और ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी, वो अक्सर बड़े जमींदारों के प्रभाव में होते हैं। सोचकर ही निराशा होती है कि जिनके हाथ में लागू करने की जिम्मेदारी है, वही उदासीन हैं या प्रभावित हैं। जी, तो ये हैं वो मुख्य बाधाएं जो भारत में भूमि सुधारों की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। बहुत ही विस्तृत और सोबरिंग विश्लेषण। तो इस पूरी लंबी चर्चा के बाद अगर हमें मुख्य बातें, की टेकअवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगे, एकदम ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो, पहला, भूमि सुधारों का नया दृष्टिकोण समझिए। कृषि भूमि लगभग 60%, बनाम जीडीपी सिर्फ 17%, और उद्योग सेवा भूमि लगभग 11%, बनाम जीडीपी 80% प्लस का असंतुलन। फोकस कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एरिया बढ़ाने पर। ठीक है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, LARR एक्ट। इसका मकसद था उचित मुआवजा, फेयर कॉम्पनसेशन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और पुनर्स्थापन, रीसेटलमेंट सुनिश्चित करना। यह 1894 के कानून से एक बड़ा कदम था। तीसरा, राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति का महत्व। भूमि दक्षता, लैंड एफिशिएंसी जरूरी है। नीति अधिग्रहण से पहले बननी चाहिए ताकि योजनाबद्ध विकास हो। चौथा, कृषि भूमि लीजिंग। इसे अनुमति देने से उत्पादकता बढ़ सकती है, किसानों को मोबिलिटी मिल सकती है और कृषि व्यावसायिक बन सकती है, पर रजिस्ट्रेशन और टाइटल सुरक्षा जरूरी है। पांचवा, प्रिजम्पटिव से कंक्लूसिव टाइटल की ओर बढ़ना। NLRMP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 के जरिए कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी लाना बहुत जरूरी है। छठा, भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण। पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन पहले मैनुअल रिकॉर्ड्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए NACLR और SACLR जैसे समर्पित निकायों का प्रस्ताव है। सातवां, भूमि अधिकारों से परे देखना। सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अधिकारों की निरंतरता, कंटिन्यूअम ऑफ राइट्स, पहुंच, सुधार, कानून, योजना, प्रशासन और मानवाधिकार ढांचे को ध्यान में रखना होगा। और आठवां और आखिरी, सुधारों में बाधाएं, अविश्वसनीय रिकॉर्ड, वित्तीय कमी, एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, कार्यान्वयन की समस्याएं, कानूनी चुनौतियां, लाभार्थियों में जागरूकता की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और
प्रशासन का उदासीन रवैया, ये सब मिलकर सुधारों को रोकते हैं। बहुत बढ़िया सारांश। वाकई काफी कुछ था समझने और सोचने के लिए इस चैप्टर में। मेरा सुझाव है कि सुनने वाले इस गहन चर्चा को एक बार फिर से सुने, ताकि ये सभी बारीकियां, ये न्यूआंसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये विश्लेषण सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये आपको भारत की जमीनी हकीकत, हमारी आर्थिक चुनौतियां और भविष्य की विकास दिशा को गहराई से समझने में मदद करेगा। हाँ, ये सोच को विकसित करेगा और एक ज्यादा सूचित, एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनाएगा। सही बात है। तो अगर आपको भूमि सुधारों पर हमारी ये विस्तृत और उम्मीद है ऊर्जावान चर्चा पसंद आई, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपके कोई प्रश्न हैं या कोई विचार जो आप साझा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषण वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो घंटी वाला आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम विदा लेते हैं, पर एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये तमाम बाधाएं दूर हो जाएं और भूमि सुधार वास्तव में सफल हो जाएं, तो क्या ये भारत में गरीबी और असमानता की जो गहरी जड़ें हैं, उनकी तस्वीर को बदल सकता है? कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।